नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का गोधूली भाग 2। इसका अध्याय दे रखा है दूसरा, विष के दांत। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में हमने देखे थे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, उसके लेखक थे भीमराव अंबेडकर। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो भाई इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके देख लेना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विष के दांत, बिल्कुल संपूर्ण अध्याय को इसी वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं। और हाँ, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सभी को इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट सब, मतलब अति लघु या दीर्घ बोलो। ठीक है, लघु दीर्घ जो भी प्रश्न है सभी को हम लोग इसी में देखने वाले हैं, आसान तरीका और आसान भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा दे रखा है। कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन हैं और तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो मतलब उसके साथ बताएं कि वो नायक क्यों कहा गया। ठीक है, अब भाई नायक उसको कहते हैं जो हर सीन में आवे। आपने फिल्म देखा था नायक? जो बच्चे देखे होंगे कमेंट करना, सर देखे थे। ठीक है, चलो छोड़ो वो चीज़। तो नायक जो हर सीन में आवे, जिसे मेन लीड करते हैं। ठीक है, मुख्य पात्र को ही नायक कहते हैं। जो हर सीन में आते हैं उसे ही क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। तो इसका उत्तर करेंगे विष के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को सहन नहीं करता, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंख भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है। जो संपूर्ण कहानी है उसमें मदन का जो है क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। तो ये हो गया तर्कपूर्ण उत्तर दे दिए। आइए अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। खोखा किन मामलों में अपवाद था? अपवाद का मतलब समझते हैं, जैसे आपके गांव में सभी तरह के इंसान हैं। ठीक है, आपके गांव में सभी तरह के इंसान हैं, तो नॉर्मल सब जीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई खाते हैं। उनमें से कोई कोई एक इंसान पागल हो जाता है, मतलब पागल, मेंटल प्रॉब्लम जिसको होता है, तो उसको हम अपवाद में रखते हैं। वो कुछ भी बोलता है, गाली दे के भी चला जाता है बगल से, तो हम उनको कुछ नहीं करते, तो उन्हीं चीज को हम लोग अपवाद कहते हैं। जैसे 1 किलो आलू लिए, उसमें से एक सड़ गया, तो उसको हम अपवाद कहते हैं, उठा के फेंक देते हैं। ठीक है, उसका कोई काम नहीं है, तो उसी तरह अपवाद कहते हैं। खोखा किन मामले में अपवाद था, मतलब किन मामला में वो अपवाद था, ये पूछ रहा है। तो उत्तर करेंगे सेन साहब एक अमीर आदमी थे और खोखा उनके बुढ़ापे के आंखों का तारा था, मतलब बुढ़ापे का सहारा। जो माँ पिताजी जो होते हैं, माता पिताजी जो होते हैं, वो अपने बाल बच्चे जो होते हैं, उनके बच्चे, उनको पाल पोस के 18 से 20 साल तक उसका खर्चा निकालते हैं, मतलब उनको खर्चा देते हैं। होता है तो 30 साल तक भी देते हैं। क्यों? उनका जो आगे का स्थिति है वो जानते हैं डाउन हो जाएगा, मतलब वो चलने फिरने में उनको कठिनाई होगी, वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उनका सहारा होने के लिए अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा के मतलब जवान करते हैं। मतलब कुछ भी आप समझ सकते हो ये चीज़। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ बोलना होगा। तो खोखा उनके बुढ़ापे के आंखों का तारा था। ठीक है, इसलिए सेन ने उनकी काफ़ी छूट दे रखी थी। सेन साहब जो थे उनको काफ़ी छूट दे रखे थे। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था, खोखा जीवन के नियम के जैसा अपवाद था, इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घरों के नियमों में भी अपवाद था। मतलब घर का कहना था कि तुम बाजार जाओ, चल जाता था सिनेमा देखने के लिए। मतलब घर में जो नियम होता है, घर में कुछ कायदे कानून होते हैं हम लोग को। ठीक है, तो आप लोग भी उसी कायदे कानून में रहते हैं। तो वही चीज़ वो मानना नहीं चाह रहे थे, तो वो चीज़ जो थे वह घर के नियमों के अपवाद थे। लिख देंगे जो खोखा थे, सिंपल सी बात, खोखा सेन साहब के बुढ़ापे की सहारा थे और उसे काफ़ी, सेन साहब जो है उसे काफ़ी छूट दे रखा था। खोखा जीवन के नियमों जैसे अपवाद था, इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियम को भी नहीं मानता था, इसलिए खोखा इस चीज़ से अपवाद था, अपने घरों के नियम से अपवाद था। इसे अभी लिख सकते हैं। देखिए, आप अपने मनों से जितने प्रश्नों को लिखेंगे उतने नंबर मिलेंगे, बस हम आपको वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। विष के दांत शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, विष के दांत के शीर्षक को, संपूर्ण शीर्षक को हम लोग जो रूबरू कराने वाले हैं अभी आपको, मतलब बिल्कुल इजी वे में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो वही हो गया सार्थकता
करवाइए, ठीक है, स्पष्ट कीजिए। विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई के बीच में है। महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है ये विष के दांत। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों का प्रदर्शन, प्रियता और गरीबों में उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी थी। और यही विरोध जो था यही था इस कहानी का लक्ष्य है कि निस्संदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। ये चीज़ आप नहीं समझे होंगे, ये चीज़, ठीक है। अब आगे समझिए, आगे क्या हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए वर्ड टू वर्ड समझिए। अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह से ओज और आग का परिचय दिया है वह समाज के लिए जाने कितने गिरधर लालों के लिए ग्वालों गर्वलास की बात है। इससे लेखक द्वारा दिया गया संदेह मार्मिक बन पड़ा। तो ये जो विष के दांत की कहानी अब हम आपको समझा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। विष के दांत में झोपड़ी और महल की कहानी है, ठीक है। झोपड़ी मतलब हो गया गरीब इंसान और महल वाले जो हो गए वो हो गए अमीर इंसान, ठीक है। तो ये एक घर का कहानी है और घर में उनके साथ और भी सारे इंसान रहते थे। वो एक दूसरे से, जो गरीब आदमी थे, हम आपको किताबी भाषा नहीं समझा रहे भाई, किताबी भाषा छोड़ दो क्योंकि अपने भाषा हम समझना अपन को, ठीक है। तो वहाँ पे जो था एक गरीब इंसान था और एक अमीर इंसान था। जो गरीब इंसान थे हमेशा एक बच्चा जो अमीर थे वो गरीब इंसान पे जुर्म लगा देते थे कि भाई ये या गलती वो करता था, नाम इनका लगा देता था, यही चीज़ चल रहा था। लेकिन एक दिन गुस्से में गरीब इंसान जो है सहते सहते जो है एक दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते, वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो वही हुआ, उसका एक बार दांत तोड़ दिया, मतलब वो बोलता था तो उसका दांत ही तोड़ दिया। तो इस कहानी में यही होता बताया जा रहा है कि अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन जो थे, मदन ही तोड़े थे। जो मदन लड़का जो था गरीब इंसान था और उसने विष के दांत तोड़ दिए। अमीरों के बेटे का जो है उसने दांत तोड़ दिया, ओज और आग का परिचय दिया। वह समाज में जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वलाश की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। जो अमीर लड़का था वो इन पे हमेशा उल्टा पुल्टा सीधा जो भी था इन पे जुर्म लगाते रहता था। सहते 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 जब नाक से ऊपर हो जाए ना पानी तो आदमी सहना बंद कर देता है। यदि सहना स्टार्ट करेगा तो या तो मर जाएगा, ठीक है, या नहीं सहेगा तो दूसरे को मार देगा। सिंपल सी बात। तो उसी तरह से हुआ, नहीं सह पाया और एक दिन उसने उसका दांत तोड़ दिया। दांत तोड़ दिया तो दांत तोड़ा था तो वही हो गया विष का दांत। समझ में आ गई कहानी, ठीक है। आइए अगला जो है चौथा नंबर है कासू का चरित्र चित्रण करें। जो कासू जो थे, कासू समृद्ध, देखिए यहाँ पे, कासू समृद्ध पिता का शोख लड़का था। माता पिता और बहनों के अति प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया। वह जिद्दी स्वभाव का है और उनके मन में जो आता वही करता। उसमें अहंकार वृत्ति भी थी। जो कासू का चरित्र चित्रण करने के लिए बोलेगा, कासू समृद्धि पिता का शोख लड़का था और माता, शोख लड़का मतलब होता है जैसे होता नहीं कगो लड़का जो हो जाता है ज़्यादा एक्टिव हो, मतलब उल्टा पुल्टा हमेशा काम करता रहे। जो बचपन में होते अक्सर बच्चे उल्टा पुल्टा ही अभी आप देखते होंगे करते होंगे। जो माता पिता और बहने के अतिशय प्रेम पाकर उसका स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्यक्त हुआ, मतलब लार और दुलार और प्यार में नहीं बच्चा बिगड़ जाता है। तो वही चीज़ करा। वह जिद्दी स्वभाव का था, जो करेगा वही करेगा, उसके मन में जो आएगा वही करता। तो उसमें अहंकार वृत्ति भी आ गई थी। तो ये चीज़ समझ गए। आइए पांचवा नंबर समझते हैं। कह रहा आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत के नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें, ठीक है। अब मेरे ऊपर छोड़ दिया, आपके ऊपर छोड़ दिया। तो हमारी दृष्टि में विष के दांत के शीर्षक का कहानी जो थे नायक मदन है और सारे पात्र में सर्वाधिक प्रभावशाली और कथा वस्तु में भी उनका ही महत्व सर्वोपरि है।
इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है, या नायक बोलिए, तो यहाँ पे टाइप करने में गलती कर दिया, नायक जो है मदन ही है, और इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखा के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। अतः निर्विवाद रूप से मदन की कहानी, जो मदन जो है कहानी के नायक हैं। ऊपर ने आपने पढ़ा था और पूर्ण रूपेण आपने समझ भी लिया ये चीज़, ठीक है। अगला प्रश्न है 6ठे नंबर, क्या सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जो सेन साहब थे एक अमीर आदमी थे और उनकी 5 लड़कियां थी एवं 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा अलग शिक्षा था। आज के डेट में नहीं होता, लड़का पढ़ेगा सरकारी स्कूल, सॉरी प्राइवेट स्कूल में, लड़की को भेजेगा सरकारी स्कूल में, काहे कि वो जानते हैं आज ना कल वो दूसरे घर जाएगी। इसलिए थोड़ा सा कुछ ऐसे घर हैं, अब कोई अपने ऊपर मत लेना मेरे यार, ठीक है। कुछ ऐसे घर हैं, आप अपने सोसाइटी आजू बाजू देखना। इस चीज़ को मैंने अपने सोसाइटी में भी देखा और गौर किया, तब हम आपको बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हैं जो सभी को एक समान मानते हैं तो वो चीज़ करते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो गांव के रहने वाले इंसान जानते हुए होंगे, जो लड़के हैं इंटर मैट्रिक करने के बाद वो अक्सर शहर चले जाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं अक्सर पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों को उतनी छूट नहीं दी जाती। तो ये तो हर जगह अभी तक चल रहा है, तो कहानी में कह रहे हैं कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन लड़का के लिए अलग नियम और अलग शिक्षा, ठीक है। अगला जो है आगे, ये इतना ही है, वर्णन करने के लिए बोल रहा था मैंने, इतना ज़्यादा देने से अच्छा नहीं होता, बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। सेन साहब अमीर आदमी थी, उनकी 5 बेटियां थी और 1 लड़का था। एक परिवार में लड़कियों के लिए घर, उस परिवार में जो था लड़कियों के लिए घर का अलग नियम था और शिक्षा भी अलग थी, और लेकिन लड़कों के लिए अलग नियम और अलग शिक्षा था, जो मैंने आपको बताया, जो अभी समाज में चल रहा है। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, मदन और ड्राइवर के बीच एक विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता था। जो मदन और ड्राइवर के बीच विवाद का जो है, विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है, और सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर तथा कथित अपराध है। तो यहाँ पे गलत लिखा गया है, मैं आपको समझाता हूँ। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथा कठिन अपराध है, ठीक है। उसको कथित या कठिन वो पढ़िए, तथा कठिन अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा गया, ठीक है। यह गरीब बालक पर अत्याचार मदन द्वारा मुकाबला करना अत्याचारों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। बिल्कुल समझे होंगे। जो मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ था, विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते थे कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते थे कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। मतलब हमको कोई गलत बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, जब हम वो चीज़ नहीं है, हमने वो गलती नहीं किए, तो हम उसको काहे न बोलेंगे, हम उसका विरोध काहे न करेंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर अपने आप को समझिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि कर रहे हैं तो बड़ी कोई पाप नहीं है, ये कहना चाहते थे लेखक। और सेन साहब की नई चमकती काली जो गाड़ी था उसको छूना बहुत बड़ा अपराध था, और वही अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है, और यह गरीब बालक पर अत्याचार है, और मदन द्वारा उसका मुकाबला करना, जो उसको घसीट रहा था उसका मुकाबला करना, अत्याचार पर विजय प्राप्त करना था। बात समझ में आ गया। आइए भाई, बोल के इतना बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन आप लोग हो कि लाइक नहीं करते। यार लाइक करो,
ताकि मैं मोटिवेट करके एक से एक वीडियो आप लोग के लिए लाऊं। लाइक करना, और साथ ही यदि आप लोग इसका पीडीएफ देखना चाहते हो तो यार नीचे दिए गए जो है एक टेलीग्राम चैनल है या टेलीग्राम जो भी ग्रुप बोलते हैं उसको, तो उसमें जाके ज्वाइन हो जाओ। पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा, एक पैसा अलाउ नहीं करते हम, ठीक है, बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना पहले। तो आरंभ से कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। विष के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात प्रस्तुत व्यंग्यात्मक शैली है और उनकी लड़कियों के गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग्य ही है। व्यंग्य का मतलब होता है ताना देना किसी को, ठीक है, जो है ताना होता है इसका अर्थ, मतलब कि ताना समझ रहे हैं आप लोग ना। जैसे हो गया कि मेरे पास ये है तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास गाड़ी है तुम्हारे पास क्या है, तो हम आपको जो है ताना दे रहे हैं, यही हुआ। तो विष के दांत की कहानी में प्रारंभ में ही मोटर कार की बात की गई और प्रस्तुत व्यंग्यात्मक शैली है और उनकी लड़कियों के गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा को इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना और लेखक का एक व्यंग्य है, मतलब एक ताना है। इस प्रकार से मतलब अपने आप को सेन साहब बहुत बड़ा आदमी समझता था और वो खोखा को वो इंजीनियर के रूप में देखना चाहता था। बेटा हमारा इंजीनियर होगा, पता नहीं बेटा क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन बेटा इंजीनियर होगा, ये चीज़ मतलब अपने आप को बढ़ावा देना एक तरह से, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अब लॉन्ग टाइप कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग समझते चलते हैं, थोड़ा सा और टाइम देना है आप लोग को। विष के दांत कहानी का सारांश लिखना है, तो सारांश लिखेंगे कैसे? सारांश लिखने के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई, तो याद रखना ये चीज़। सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था, तो जैसे बच्चे पे अपने पिता को बहुत नाज रहता है कि मेरा बेटा तो हीरो बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ठीक है। उसी तरह घर में कोई ऐसा ना था जो गाड़ी तक बिना इजाज़त भटके, घर में कोई ऐसा ना था जो गाड़ी तक जाए बिना इजाज़त के। 5 लड़कियां माता पिता का कहना अक्षरशः पालन करती थी, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर कोई नियम लागू ना हुआ। मतलब बुढ़ापा के लिए खोखा पर घर का कोई नियम लागू ना होता, अतः गाड़ी को खतरा था, तो इसी खोखा अर्थात कासू से, शायद बुक में नाम दे रखा है कासू, यहाँ पे कास लिखा गया, कासू से सेन साहब को अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटों की काबिलियत की चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों की जो गप गो होता है, मतलब गप चप में ही कासू के गुण ठान से उठे ही नहीं थे कि बाहर गुल गपार सुना। निकले तो देखा कि गिरधर की पत्नी से सोफर उलझ रहे थे। उसके बेटे मदन, यहाँ आप देखिए मुदन लिख दिया गया है, मदन सोफर पर झपट रहा था। सोफर ने कहा मदन गाड़ी छू रहा था, ठीक है, गाड़ी छू रहा था और मना करने पे उथम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन को चेतावनी, जो मदन थे कासू को चेतावनी दी, सॉरी यहाँ मदन ही होना चाहिए, सिर्फ मदन को चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा, अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधर जो थे, गिरधर ने, या गिरधारी लिखा हुआ यहाँ पे, ने मदन को खूब पीटा। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था और कासू भी खेलने को मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी थी, बस आदतवश हाथ चला दिया।
मदन भी पिल पड़ा, मतलब जो मारा उसको, हाथ चलाया, मदन भी पिल गया कि आज बेटा तुमको मारेंगे ज़रूर, और मार मार के कासू का जो है दांते तोड़ दिया। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया, ठीक है, और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया। मदन के पैरों से लोटा लुढ़क गया, ठीक है। आवाज सुनकर उसकी माता पिता निकल आए। मदन मार खाने को तैयार हो गया। गिरधारी उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु सहसा उसका चेहरा बदल गया। उसने मदन को गोद, यहाँ पे सदन लिख दिया, टाइप करने वाले ये चीज़ मिस्टेक करते रहते हैं। मदन को गोद में उठा लिया और शाबाश बेटा, ठीक है, क्या कहते हैं, शाबाश बेटा, और एक मैं है, शाबाश बेटा, एक मैं है और तू है, एक मैं हूँ लिखना चाहिए थे यहाँ पे, और एक तू है, जो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने विष के दांत उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियों में विवाद भावना, नौकरी पेशा वाले गिरधारी की हीन भावनाओं की और उसके बीच अन्याय की प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहस के प्रति प्यार श्रद्धा प्रस्तुत करते हुए दुलार प्यार का परिणाम को खूबखी निभाया, ठीक है, दर्शाया या निभाया, वही हुआ। तो ये था सारांश, और इसमें कुछ ज़्यादा ही गलती दे रखा था टाइप करने में। चलिए वो चीज़ मैंने नहीं करता है, हम आपको सही सही करके बता ही रहते। सेन साहब के और उनके मित्र के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया, तो इस प्रकार हम लोग इसका आंसर करेंगे। एक दिन सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे और उनमें एक साहब साधारण हैसियत के, ठीक है, अखबार नवीस थे और साथ में उसका लड़का भी था, तो खोखा से भी छोटा, यहाँ पे जो लिखना था, जो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार था और होनहार जिसको बोलते हैं, होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे कुछ पूछा गया कि आपने बच्चे को विषय में उनका क्या ख्याल है, उनसे जब पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी, ठीक है। सेन साहब इस उत्तर की शिष्ट और प्रक्षण व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। तो समझ में आई बात। यदि अपने भाषा में बोले तो जब सेन साहब अपने मित्र के साथ और एक और जो थे, जो थोड़ा सा गरीब थे, मीडियम फैमिली के थे, और उनके साथ में खोखा से भी एक छोटे बच्चे थे, ठीक है, और खोखा से भी छोटे बच्चे थे, और वहाँ पे उनके दोस्त जो है उनके बच्चे का कुछ अच्छे हरकत देख के उनको बोला कि भाई आपका बच्चा तो भाई बहुत ज़्यादा होशियार है। जैसे सुना सेन साहब कि भाई बच्चे छोटे बच्चे का तारीफ कर रहा, उसने बोला हम तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना देखना चाहते हैं उनको। तो बस ये अपना बात लाद देता था। तो यही सब सारी चीज़ बात हुई और कुछ ज़्यादा है नहीं, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। फिलहाल आइए तीसरे नंबर प्रश्न को। सेन साहब मदन, कासू और गिरधर
की चरित्र चित्रण करें। प्रस्तुत कहानी में लेखक अमीरों के तथाकथित मर्यादा पर करारा व्यंग क्या है। महल और झोपड़ी की लड़ाई में महल की खिल्ली उड़ाना है वो, तो इस कहानी में कहानीकार का मुख्य संदेह है। ठीक है। सेन साहब प्रदर्शन प्रिय अमीर आदमी हैं। सेन साहब जो है प्रिय प्रदर्शन अमीर आदमी हैं। वे गरीबों का शोषण करके उन्हें प्रताड़ित करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले वाइमडर से युक्त धनी आदमी के रूप में दिखाए गए हैं। खोखा महल में रहकर प्यार से बिगड़ा हुआ बड़े बाप के औलाद रूप में चित्रित है। वह अहंकारी बालक, वह देश के प्रतीक मदन अमीरों के प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी सशक्त विरोध, जो गिरधर अत्याचार, शोषण एवं अन्याय को सहने वाला लाचार एक विवश इंसान है, लेकिन अंतमन वह अत्याचार का समर्थन नहीं करता है बल्कि उसका प्रतिकार करने की इच्छा रखता है। वैसे तो कहानी में कई पात्र आए, लेकिन सेन, खोखा, गिरधर आदि, मगर सभी पात्रों में से यह मदन का ही चरित्र है जो सर्वाधिक प्रभावशाली था, और मदन का चरित्र उसके व्यक्तित्व को ढक लेता है। यहाँ पे हक लिखा गया है, ढक लेता है, और मदन के चरित्र की विशेषता निर्भकता और दुलारियों के दिल की चिंगारी है। वह दुलारियों के दिल के चिंगारी है। ठीक है, आइए और ये देखते हैं हम लोग चौथा प्रश्न। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को करते हैं। सेन साहब के परिवार में बच्चा के पालन पोषण में, यहाँ पे बच्चा लिखा दे गया है, बच्चों के पालन पोषण में, यहाँ क्या लिखना है, बच्चों। ठीक है, बच्चों के पालन पोषण में जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद अपने शब्दों में वर्णन करेंगे। सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी। मैंने बहुत बार बताया, एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़कों के लिए अलग नियम और अलग शिक्षा थी। लड़कियों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था थी। वह खोखा को प्रारंभिक से ही इंजीनियर के रूप में देखा जा रहा था और देख रहा था। ठीक है, लेकिन लड़कियां कठपुतली स्वरूप थी, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए यह पूरी तरह से सिखाया गया। दूसरी ओर खोखा लड़का दुलारता स्वभाव के अनुसार सिद्धांतों पर बदल देना सेन परिवार के लिए सामान्य बात थी। ठीक है, इस तरह से उस परिवार में लिंग आधारित भेदभाव जो है दिया रखा है। मतलब बेटियों के प्रति उसने कठपुतली बना के रखा था, भाई तुम्हारे लिए हर नियम लागू होगा घर में, ये करो वो करो, ये ना करो ये चीज़, ये करो वो करो, सारा चीज़। लेकिन लड़का फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी हम वही करेंगे। तो भाई अब आप लोग भी क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करेगो, करना है। ठीक है, और करना है, कर देना मेरे भाई। ठीक है, और वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी जानकारी होगा। तो कुछ चीज़ें इसमें जो थी टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उस चीज़ को आप लोग इग्नोर करें, क्योंकि हम आपको किताबी भाषा से लेके हम अपने भाषा तक में हर चीज़ जो है समझाने की कोशिश करते हैं हमेशा। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं होती यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल करना। मिलते हैं नई वीडियो को लेकर, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।